हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फैक्टर्स के बारे में जाना कि किस तरह से आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है और साथ ही साथ उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो उन्हीं सारे स्टेप्स को जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उन स्टेप्स को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिया है और एक एक करके इसको एक बार और समझेंगे और उसके बाद हम लोग आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, सो इस एग्जांपल के साथ इन स्टेप को एग्जीक्यूट करते हैं वन बाय वन। पहला स्टेप क्या कह रहा है, a माइनस लेमडा आई, यानी कि लेमडा इंटू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है और इसको 0 से इक्वेट कर देना है। दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, सो इफ यू परफॉर्म दिस यू गेट 2 माइनस लेमडा 1 1 1, 2 minus lambda again 1 0 0 1 minus lambda. Find out the determinant and equate it to 0. 2 minus lambda into 2 minus lambda into 1 minus lambda, then this is 0 minus 1 1 minus lambda, then this is 0, this is also 0. Okay, if you simplify this will be your characteristic equation. Okay, you can see 1 minus lambda and 1 minus lambda. We can take 1 minus lambda common and inside bracket 2 minus lambda whole square minus 1 is equals to 0. Beautiful. 1 minus lambda, 2 minus lambda whole square, that is 4 minus 4 lambda plus lambda square minus 1 equals to 0. 1 minus lambda, bring lambda square forward, minus 4 lambda plus 3 equals to 0. 1 minus lambda, lambda minus 3 and lambda minus 1 is equals to 0. So you get lambda is equals to 1 3 and 1. What I said, solve the characteristic equation and get lambda 1 lambda 2. So you have solved this. This is the characteristic equation. You have solved this and you got 3 eigenvalues of this वेक्टर। एक चीज आप देखिए, यहाँ पे आइगन वैल्यूज रिपीट हो रहा है, राइट? 1 इज रिपीटेड 2 टाइम्स एंड अनदर आइगन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू इज 3। तो इन तीनों आइगन वैल्यूज के लिए अभी हम लोगों को आइगन वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो फॉर 1 हम लोग फॉर 3 के लिए हम लोग पहले आइगन वेक्टर्स को निकालते हैं। ठीक है, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3 कैसे करेंगे, a माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा, मतलब कौन सा लैम्डा लिया हमने, 3 वाला। तो a क्या था हम लोगों का, 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 एंड 1। इसको हमें 3 इंटू आई से माइनस करना है, यानी कि 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसको हमें x एंड y के फॉर्मेट में लिखना है। x y एंड z, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। जितना कॉलम होगा उतना हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 2 माइनस 3। बस सिंपली आप इधर से भी आइगन वैल्यूज को ऐसे फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो। 2 माइनस 3 करना है, 2 माइनस 3 करना है, 1 माइनस 3 करना है, और कोई चेंजेस नहीं होता है। ये सब लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं होता है। 2 माइनस 3 1 0 0 1 माइनस 3। Here x and y and z, 0 0 and 0. Fine. Here you get
माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 0 0 माइनस 2। इक्लॉन फॉर्म की मदद से हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा 2। कैसे? इन दोनों को आप ऐड करेंगे, माइनस 1 1 1, इन दोनों को ऐड करने से हो जाएगा आपका 0, इन दोनों को ऐड करने से हो जाएगा 0, इन दोनों को ऐड करने से हो जाएगा 2, 0 0 एंड माइनस 2। सिंपल। अब इन दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा, इस रो का वैल्यू सब 0 हो जाएगा ना, x y एंड z, 0 0 एंड 0। अब हम लोग रो 3 को रो 2 के साथ ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 1 1 1 0 0 2 0 0 एंड 0, x y एंड z, 0 0 एंड 0। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, रो 1 प्लस रो 2 करके लिखा था रो 2 को, ठीक है। अब इसका रैंक क्या आया, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, ए मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो रैंक क्या आया इसका, 2 आया। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना था, x y z 3 था, तो फ्री वेरिएबल कितना आएगा, फ्री वेरिएबल कितना आएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक 1 आया ना। इसका मतलब x y z 3 में से किसी एक को हम कोई एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट पकड़ के चलेंगे, ठीक है। अब इधर से आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे, 2 इक्वेशन फॉर्म होगा। देखिए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इंटू वाई वाई प्लस 1 इंटू जेड जेड इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन होता है आपका 2 इंटू जेड 2 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0। एक वेरिएबल आपका फ्री है, किसी एक को आपको k मानना होगा। देखिए z को k मानने का कोई ज़रूरत नहीं है, इधर से z का वैल्यू हमें मिल चुका है, तो हम y को k पकड़ लेंगे, y को k पकड़ लेंगे, ठीक है ना। सिर्फ एक को k पकड़ना है क्योंकि फ्री वेरिएबल हमारा 1 आया है, तो यहाँ पे आप बिठा दीजिए माइनस एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमने क्या लिया, k लिया, z का वैल्यू आया 0 इज इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू भी आ गया k, तो x y एंड z का वैल्यू आपका आया k 0, टेक k कॉमन 1 1 एंड 0, 1 and 0. This is the eigenvector corresponding to eigenvalue 3. For lambda equals to 3, eigenvector is 1 1 and 0. आपको समझ में आया होगा, एक मैट्रिक्स को लिया और उसको 1 माइनस लैम्डा आई किया और इसका डिटर्मिनेंट निकाल के इक्वेट किया 0 से, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके हमको आइगन वैल्यूज मिला, दिस इज आइगन वैल्यूज। इन आइगन वैल्यूज का हर एक को आपको ले लेके उसका आइगन वेक्टर निकालना होता है। इस तरह से हम लोग आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं। 1 के लिए भी सेम प्रोसीजर होगा, ओके, 1 के लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ओके। 1 के लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। तो ये हो गया आपका स्टेप 1, ठीक है, दिस इज स्टेप 1, सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड गेट दिस आइगन वैल्यूज। दिस इज स्टेप 2, फॉर ईच आइगन वैल्यू दिस इज स्टेप 3, दिस इज 3, फाइंड द रैंक एंड फ्री वेरिएबल, फाइंड द रैंक एंड फ्री वेरिएबल। स्टेप 4, assume the free variable any arbitrary value. Oops. This is 5. Solve for the remaining variable and obtain the eigenvectors.
ये देखिए ये वाला हो जाएगा 6 एंड यू गेट द आइगन वेक्टर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो शुरुआत करेंगे हम लोग दूसरे वाले नंबर से, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने पहले मैट्रिक्स के डेफिनेशन में और जब आइगन वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था तब हमने बोला था कि एक मैट्रिक्स को जब आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक मैट्रिक्स ए को जब आप किसी इनपुट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको एक आउटपुट वेक्टर देता है। यानी कि अगर ये आपका इनपुट वेक्टर है तो मैट्रिक्स क्या करता है, इस वेक्टर को ये स्केल करके रोटेट कर देता है। मान के चलिए कहीं दूसरे जगह पे ये रोटेट कर देता है। लेकिन आइगन वेक्टर के केस में मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्केल कर पाता है। इफ दिस इज द आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये स्केल कर देगा, लेकिन ये इसको रोटेट नहीं कर पाता है। दैट इज आइगन वेक्टर। और कितने वैल्यू से ये स्केल करता है उसे ही आइगन वैल्यूज कहते हैं, ठीक है ना। अब पहला वाला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि आइगन वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स, मतलब एक मान के चलिए एक मैट्रिक्स है, इसका आइगन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आया आपका। लैम्डा 1 का वैल्यू 1 आ गया, लैम्डा 2 का वैल्यू 2 आ गया, लैम्डा 3 का वैल्यू आपका 3 आ गया, तो सब अलग अलग आया ना। तो इन सभी आइगन वेक्टर्स की आइगन वैल्यूज के लिए अगर आपने आइगन वेक्टर को कैलकुलेट किया तो आइगन वेक्टर सब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। और पहला वाला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, अगर ये मैट्रिक्स आपका रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑफ डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। तो ऐसे केसेस में अगर आपको अलग अलग आइगन वैल्यूज मिला तो उन केसेस में आपको जो आइगन वेक्टर मिलेगा वो ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनैलिटी को चेक करने का एक दूसरा तरीका है जो मैंने शायद डिस्कस नहीं किया इससे पहले। मान के चलिए आपको एक ऐसा आइगन वेक्टर मिला, मान के चलिए ये लैम्डा 1 के लिए एक आइगन वेक्टर मिला, ठीक है, ये एक आइगन वेक्टर मिला। लैम्डा 2 के लिए मान के चलिए आपको एक दूसरा आइगन वेक्टर मिला, ए पी ए क्यू ए आर। लैम्डा 3 के लिए मान के चलिए आपको एक और आइगन वैल्यू मिला, ठीक है, एक्स वाई जेड। क्या कह रहा है, अगर ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना तो ये सब के सब ऑर्थोगोनल होगा। मतलब ऑर्थोगोनल को प्रूव करने का एक दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया, मतलब A1 इंटू ए पी प्लस A2 इंटू ए क्यू प्लस A3 इंटू ए आर, इसको इक्वेट करेंगे तो 0 आएगा। अगर आपने इसके साथ इसको किया तब भी ये 0 आएगा। ए पी इंटू एक्स प्लस ए क्यू इंटू वाई प्लस ए आर इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से अगर आप करेंगे तो 0 आएगा, तब हम कहेंगे कि ये तीनों के तीनों आइगन वेक्टर जो है उसको ऑर्थोगोनल बोलेंगे, ठीक है ना। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, आइगन वेक्टर्स ड्यू टू रिपीटेड आइगन वैल्यूज मे और मे नॉट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब लैम्डा का वैल्यू इससे प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि 1, 1 एंड 3 आया था, तो ये क्या है, ये है आपका रिपीटेड आइगन वैल्यूज, ठीक है, रिपीटेड आइगन वैल्यूज। अब मान के चलिए 1 के लिए आपका आइगन वेक्टर आया 1, 2, 3 और दूसरा वाला आ गया 1, 1, 1, ठीक है। और 3 के लिए मान के चलिए आपको कुछ और आया, 3 के लिए मान के चलिए 4, 2, 0 ऐसा कुछ आया, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ के लिए आपको अलग अलग आइगन वेक्टर मिला। दैट मीन्स इन दिस केस आई कैन से दैट इट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। आइगन वैल्यूज़ ड्यू टू रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ के लिए आपको दो अलग अलग मिला कि नहीं, और ये दोनों देखिए आप प्रोपोर्शनल नहीं है, आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करके इसको इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो ये दोनों आइगन वेक्टर इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब मान के चलिए अगर ऐसा नहीं होता, अगर 1, 1 एंड 3 के लिए मान के चलिए 1 के लिए जब आपने आइगन वेक्टर को कैलकुलेट किया तब आपको ऐसा आया 1, 2 एंड 3 आया। दूसरा वाला मान के चलिए 2, 4 एंड 6 आ गया।
और 3 के लिए मान के चलिए यही आया 4, 2 एंड 0। अब देखिए ये दोनों प्रोपोर्शनल है या नहीं, तो हम कहेंगे कि रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ के लिए आपको जो आइगन वेक्टर मिला दैट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा कि डिपेंडेंट ही होगा। बोल रहा है कि अगर रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ है तो उसके लिए आपका आइगन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट हम कब बोलेंगे, जब इस तरह का होगा, जब कोई रिलेशन नहीं होगा, इनका प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रहेगा। और जब हम प्रोपोर्शनेट देख पाएंगे कि ये प्रोपोर्शनेट है तब हम कहेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ रिपीटेड आइगन वैल्यूज को, रिपीटेड आइगन वैल्यूज, रिपीटेड आइगन वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे देखिए आइगन वैल्यूज 1, 1 एंड 3 आया ना, तो 1 का मान के चलिए लैम्डा का वैल्यू आया था 1, 1 एंड 3, देन वी कैन से 1 हैज एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2। 2 बार रिपीट हुआ तो 2, 3 बार रिपीट होता, अगर 1, 1, 1, 3 आ जाता तो 1 का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाता, 3 आ जाता। ओके, और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है जब आप रिपीटेड आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर को निकालते हैं और एक रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए आपको 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिला। तो कितना मिला, यहाँ पे 2 आइगन वेक्टर मिला लीनियरली इंडिपेंडेंट रिपीटेड वैल्यूज के लिए, तब जाके आप कहेंगे कि वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ड्यू टू रिपीटेड आइगन वैल्यूज are called geometric multiplicity. नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, अलग अलग होना चाहिए, प्रोपोर्शनलिज्म नहीं रहना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ड्यू टू रिपीटेड आइगन वैल्यूज। मान के चलिए 1, 1 के लिए ये 2 आया, ये दोनों इंडिपेंडेंट है लीनियरली, तो इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा इक्वल्स टू 1 का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज 2, ठीक है। और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, इस केस में देखिए 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, तो हम कहेंगे इसका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है। यहां पे देखिए, यहां पे लैम्डा इक्वल्स टू 1 का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, लेकिन जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, ठीक है। इसमें दोनों ही लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है।